भारत में अपराध जगत में जो टॉप 10 नाम आते हैं उसमें एक नाम ऐसा है कि जिसने दक्षिण भारत में पूरे प्रशासन को हिला दिया था। जिसने 187 लोगों की जान ली थी। 2000 से भी ज़्यादा हाथियों का शिकार किया था। और जहाँ तक दक्षिण भारत में जिसके नाम से शासन और प्रशासन और पुलिस फॉरेस्ट सब कुछ परेशान थे। जी हाँ, मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम था चंदन तस्कर वीरप्पन की। कोई लोग उसे मसीहा कहते थे, कोई लोग उसे चंदन तस्कर कहते थे, तो कोई लोग उसे डाकू भी कहते थे। भारत में जितने भी क्रिमिनल हुए उन टॉप 10 क्रिमिनलों में चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम भी आगे आता है। इस वीरप्पन की पूरी कहानी देखने के लिए दोस्तों बने रहे अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील तुर्कर। आज एक प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की कहानी। तो वीरप्पन का जन्म कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था। वीरप्पन का बचपन का नाम मुन्नीस्वामी वीरप्पन था। और बचपन में ही उसने जंगल में रह के अपने पिता के साथ जंगल की पूरी जानकारी ली थी। एक पुलिस चौकी के पास, चेक पोस्ट के पास वो चाय बेचने का भी काम करता था। हालांकि वो उसका जन्म जो था वो एक चरवाहे परिवार में हुआ था। और चरवाहे परिवार में उसका जन्म होने के कारण जंगल एरिया से वो वाकिफ़ था। बचपन में ही पिता के साथ वो जंगल में रहता था, घूमता था, और उसी के साथ जंगल की हर कोने की खबर उसको मिलती थी। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों के सीमा पर उसका जन्म स्थान था। और इस एरिया में पूरा जंगल व्याप्त एरिया था। इसकी वजह से इस एरिया में आमतौर पर पुलिस फोर्स या जंगल के जो फॉरेस्ट कर्मचारी थे वो जंगल के अंदर तक पहुंच नहीं पाते थे। और ये जो एरिया था, ये एरिया लाल चंदन के एरिया से फेमस था। यहाँ पे कई तरह के मूल्यवान लाल चंदन पाया जाता था। और यहाँ हाथियों की भी काफ़ी कगार थी, काफ़ी वहाँ पे संख्या थी। शुरुआत में वीरप्पन एक आम आदमी था। हालांकि उसका जन्म जो था वो एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। लेकिन अपराध की दुनिया में सबसे पहली बार वो 16 साल की उम्र में पहुंच चुका था। कुछ इसी तरह कुछ 16 साल की उम्र में उसके हाथों से एक खून हो गया। और इसी सिलसिले में वो एक गलत रास्ते पे चल पड़ा। उसके बाद में वो छोटी मोटी किसी की किडनैपिंग करना, अक्सर शुरुआत में वो तो फॉरेस्ट के लोगों की किडनैपिंग करता था और उसके बदले में उसको जो भी कुछ फिरौती की रकम मिलती थी उसी पे उसको बहुत मज़ा आता था। देखते देखते उसने कुछ लोगों की अपनी एक गैंग बना ली और उस गैंग में कुछ लोगों को उसने शामिल कर लिया। और हालांकि उस एरिया में जो पहले भी कुछ गैंग थी जो हाथी दांत की तस्करी करते थे और लाल चंदन की भी तस्करी करते थे। और इसी का मतलब उन्होंने बाकी की जो गैंग थी उससे उसने वीरप्पन ने प्रेरणा ली। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो बाकी के जो अपने साथी थे उनको इकट्ठा किया और वो भी उन गैंग में शामिल हो गया। शुरुआत में कुछ बड़ी छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती थी, गैंगवार उनके होते थे। लेकिन वीरप्पन वहाँ पे एक चालाक निकला। कुछ दिन बाद वीरप्पन ने ये जो छोटी मोटी गैंग थी उनको सबको एकत्रित भोज खिलाया। और एक बार ये जो सब लोग इकट्ठा हुए थे उस सभी को उसने मार दिया। अब एक छत्र राज उस एरिया में वीरप्पन का था। वीरप्पन ने उन सभी जो उनके जो कॉम्पिटिटर थे उनको सबको एक एक करके ख़त्म कर दिया। और इस तरह से वीरप्पन की जब सैकड़ों लोगों की गैंग वहाँ पे तैयार हो गई। हालांकि उसका जो गांव था, स्वामीनाथम नाम का उसका गांव था। उस गांव में वीरप्पन की एक खासी दहशत थी, दहशत बोले या फिर उसकी एक समाज सेवा की भावना थी कि वहाँ के लोगों को हमेशा वो मदद करता था। वो जो भी फिरौती की जो रकम जमा करता था उस फिरौती की रकम वो गांव में बांट देता था। इस तरह से गांव के लोग उसे मसीहा समझते थे। जो भी लोग पुलिस की मुखबिरी करते थे उसको वीरप्पन वो बेमौत उनको मार देता था। इसलिए जहाँ वहाँ के जो लोग थे वीरप्पन के खिलाफ जाने के लिए कोई भी सामने नहीं आता था। इसी का फायदा वीरप्पन ने लिया और देखते ही देखते दक्षिण भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर वहाँ पे उभर कर सामने आया। हालांकि पुलिस और सरकार इसकी वजह से काफ़ी परेशान थी। तीनों राज्यों की पुलिस वीरप्पन को पकड़ने में नाकामयाब थी। करोड़ों रुपए की चंदन तस्करी और हाथी दांत की तस्करी, फिरौती की रकम, इस तरह से अनगिनत वहाँ पे अपराध वीरप्पन की ओर से किए जा रहे थे। सरकार परेशान थी तो करे तो क्या करे, क्योंकि जो एसटीएफ या फॉरेस्ट की जो टीम थी वो घने जंगलों में जा नहीं सकती थी। क्योंकि वो जो एरिया था वो पहाड़ी और जंगल का एरिया होने की वजह से वहाँ पे पूरा
वीरप्पन का राज चलता था। हालांकि जो भी कोई अंदर जाता था और वीरप्पन को मारने की या पकड़ने की अगर कोई कोशिश करता था तो वीरप्पन उसको जान से मार देता था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। सबसे पहली बार भारत में किसी एक मुजरिम को पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था और इस एसटीएफ के गठन के बावजूद भी बार बार एसटीएफ का गठन करने के बाद भी पुलिस वीरप्पन तक पहुंचने में नाकामयाब रही। उसकी एक खास वजह बताई जाती है कि वीरप्पन का जो नेटवर्क था, उस पर जो विश्वास करने वाले लोग थे, उसको जो मानने वाले लोग थे, उनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा था। कहीं ना कहीं वीरप्पन को पकड़ने की साजिश कहीं ना कहीं फेल हो जाती थी। उसी वीरप्पन ने अपने ही समाज के मुद्दू लक्ष्मी नाम के एक लड़की से उसने विवाह कर लिया था। उसको 2 या 3 लड़कियां भी वो थी। वीरप्पन की क्रूरता इतनी बताई जाती है कि एक जो अफसर थे वो उसका बदला लेने के लिए उसका सर धड़ से अलग कर देता है वो, और उसके सर के साथ अपने साथियों के साथ वो फुटबॉल खेलता है। इस तरह भी उसकी कुछ बातें कही जाती है। हालांकि ये वीरप्पन को पकड़ने का चैलेंज काफ़ी होनहार लोगों ने उठाया था, लेकिन वो सब उसमें नाकामयाब रहे। वीरप्पन को किताबें पढ़ना और अपने वीडियो बनाने का काफ़ी शौक था और इसी शौक के वजह से वो आखिर मारा गया। ये भी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। 9 अप्रैल 1993 को एक फॉरेस्ट ऑफिसर की उसने हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए एक कृष्णा नाम के जो ऑफिसर थे वो उसको पकड़ने के लिए चल दिए थे, लेकिन वीरप्पन ने उसको ऐसा कुछ जाल बिछाया कि फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर की जो गाड़ी थी वो जो जंगल में जा रही थी, वहाँ पे लैंडमाइन उसने बिछा दिया था और उसी लैंडमाइन के चपेट में आकर वहाँ पे पुलिस की गाड़ी को वीरप्पन ने उड़ा दिया। वहाँ पे 22 लोगों की जान गई थी। 22 अफसर और पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे शहीद हो चुके थे। पहली बार भारत के नक्शे पर वीरप्पन सुर्खियों में आ चुका था। कड़ी एक्शन लेना जरूरी था। वहाँ के तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी जयललिता, इन्होंने ठान लिया था कि अब वीरप्पन का खात्मा जरूरी है। इसलिए जयललिता ने एक एसटीएफ में एक तेज तर्रार ऑफिसर जिसका नाम विजय कुमार था, उनकी वहाँ पे नियुक्ति की। और विजय कुमार ऐसे तेज तर्रार ऑफिसर थे कि उन्होंने ठान लिया था कि जब तक वीरप्पन का खात्मा नहीं होता वो तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि 22 लोगों की वहाँ पे स्टॉप उनकी खात्मा हो चुका था। इसके पहले भी कम से कम 184 लोगों को, मतलब जो निरपराध लोग थे, जो मुखबिरी करते थे, वीरप्पन पुलिस की मुखबिरी करते थे, उन लोगों को इसने ख़त्म कर दिया था। इतने सारे लोगों का बदला लेना या वीरप्पन को जो ख़त्म करना एक सरकार के लिए एक बड़े चैलेंज की बात हो चुकी थी। हालांकि 2000 से ज़्यादा हाथियों का इसने शिकार किया था और 10,000 टन चंदन की इसने तस्करी की थी। करोड़ों रुपये का जो मामला था, ये सरकार भी परेशान हो चुकी थी। धीरे धीरे वीरप्पन को यह पता चल गया कि फिरौती की रकम से उसको एक ज़्यादा मोटी रकम मिल रही थी और उससे वो असला बारूद या राइफल गन बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता था। उसने एक प्लान बनाया कि बड़े बड़े लोगों को वीरप्पन अगवा करने का उसने एक प्लान बनाया। इसी कड़ी में जो वहाँ के एक सुपरस्टार, जो फिल्म स्टार थे, राजकुमार नाम के जो सुपरस्टार थे वहाँ के, उनका अपहरण कर लिया। करीबन बताते हैं कि 50 करोड़ फिरौती की रकम लेने के बाद 108 दिन उस राजकुमार जो सुपर स्टार थे उनको अपने साथ रख के उस वीरप्पन ने उसको छोड़ दिया। हालांकि बताया ये भी जाता है कि राजकुमार को वीरप्पन काफ़ी पसंद करता था। आगे कुछ ये भी बातें सामने आई कि वीरप्पन सुपरस्टार रजनीकांत का भी अपहरण करना चाहते थे, लेकिन रजनीकांत का जो बंगला था वो जयललिता के बंगले के करीब था और जो शहरी एरिया था वहाँ पे किसी वीवीआईपी आदमी को किडनैप करना आसान बात नहीं थी, इसलिए उसने वो प्लान पोस्टपोन कर दिया। हालांकि किडनैपिंग का जो मामला था, इस मामले में उसको बहुत सारा पैसा मिलता था, यही प्लान उसने जारी रखा। किडनैपिंग की एक सीरीज यहीं पे रुकी नहीं, तो वहाँ के जो पूर्व कृषि मंत्री थे एच नागप्पा, इनका भी वीरप्पन ने अपहरण कर लिया और फिरौती की जो बार्गेनिंग थी, उस बार्गेनिंग के समय एसटीएफ ने एक अपना ऑपरेशन चला दिया। इससे वीरप्पन काफ़ी नाराज हो गया और एच नागप्पा की उसने हत्या कर दी। एक पूर्व कृषि मंत्री की हत्या करने का जो मामला था, इस मामले की वजह से देश में पूरा सन्नाटा छा गया। हालांकि सभी एजेंसियों की हिट लिस्ट पर अब वीरप्पन आ चुका था। वीरप्पन को एक बार पुलिस ने पकड़ा भी था। इस तरह से बताया जाता है कि वीरप्पन को जिस समय उसको पकड़ा गया था, उसको हथकड़ियाँ पहनाया गया था और वहाँ के जो कांस्टेबल थे उनको उसने अपने सर में
तेल दर्द होने की वजह से उसने उनको कुछ तेल मंगवाया और उस तेल को उसने अपने कलाइयों पर लगा लिया। कलाइयों पर तेल लगाने से उसकी जो हथकड़ी थी वहाँ से फिसल गई और इस तरह से वीरप्पन वहाँ से भाग गया। अब वीरप्पन को भगाया गया या भाग गया, ये तो जांच वाली बात होंगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वीरप्पन के जो जासूस थे, वीरप्पन के जो लोग थे, एसटीएफ में भी कुछ लोग उनके थे। हालांकि एक बार जब उसको प्लान बनाया गया था, एक रेस्ट हाउस में उसको पकड़ने का प्लान बनाया गया था। कहानी ऐसी है, तमिलनाडु में कोत्तागिरी जंगल के एरिया में 80 पट्टी फार्म हाउस पे वीरप्पन को मिलने का प्लान उसके बीबी मुद्दुलक्ष्मी और एक एसटीएफ की जो अंडरकवर जो अफसर थी, इनके माध्यम से बनाया गया। लेकिन इस प्लान की भी भनक वीरप्पन को लग चुकी थी और ये भनक लगने का कारण ये था कि एसटीएफ के कुछ जवान या फिर कुछ जो ऑफिसर थे वो भी वीरप्पन के साथ मिले हुए थे। इस तरह से वीरप्पन का जो नेटवर्क था आखिर पुलिस और प्रशासन और राजकारण या और शहरों में भी काफ़ी था, इसलिए वीरप्पन तक पहुंचना काफ़ी नामुमकिन था। इसी वजह से 100 से ज़्यादा लोगों को उसने, जो पुलिस अफसर थे, उनको उसने मार दिया था। इस तरह से जो वीरप्पन था, इसने वहाँ की पुलिस प्रशासन और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे या जो आम लोग थे, इनके नाक में दम करके रख दिया था। बताए तो ये भी जाता है कि वीरप्पन इतना खूंखार था कि उसकी क्रूरता इतनी भयावह थी कि उसने एक बार अपने बेटी का भी गला घोट दिया था। हालांकि उसके बीबी ने आखिर बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मामला ये था कि वो क्रूर था। उसने कईयों निरपराध लोगों की जान ली थी, ये बात तो सच है। वीरप्पन को आखिर मारने का या जिंदा पकड़ने का ये जो प्लान था, आखिर कैसा सक्सेस होगा, इसके वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परेशान थे। मुख्यमंत्री जयललिता ने वहाँ पे एसटीएफ का जो गठन किया था, वहाँ पे जो विजय कुमार नाम के जो सीनियर अफसर थे, उनकी उन्होंने नियुक्ति की थी। और विजय कुमार एक काफ़ी होनहार ऑफिसर है। आज भी अपने देश की सेवा में वो कार्यरत है। जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ के राज्यपाल जो है, उनकी सेवा में आज भी वो कार्यरत है। और उन्होंने इस वीरप्पन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कुकुन नाम का एक ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन बेहद ही काफ़ी सीक्रेट था। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने सोची कि वीरप्पन को अंदर जंगल में मारना तो एक नामुमकिन था, इसलिए अगर वीरप्पन को मारना है तो उसको जंगल के बाहर लाना जरूरी था। इसी प्लान के तहत उन्होंने सबसे पहले अपने जो जासूस थे वीरप्पन के गैंग में शामिल कर दिए। विजय कुमार के सामने एक वीरप्पन का सामने वीडियो आता है। वहाँ वीडियो में वो देखते हैं कि वीरप्पन बार बार एक समाचार पत्र पढ़ रहा है और उसको आंखों में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस एक छोटी सी बात को विजय कुमार ने गौर किया। उनको ध्यान में आया कि वीरप्पन की आँख में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अपनी मुखबिरों की वजह माध्यम से उन्होंने कंफर्म कर लिया कि सच में वीरप्पन के आंखों में प्रॉब्लम है या क्या है। आखिर मुखबिरों के माध्यम से यह पता चल गया कि वीरप्पन की जो एक आंख थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और उससे कुछ नहीं दिख रहा था। हालांकि मुखबिरों के माध्यम से यह भी पता चला कि उसको, वीरप्पन को, अपनी बड़ी बड़ी मूछें रखने का बड़ा शौक था। इस माध्यम से उसने अपने मूछों को काला डाई करता था। एक बार डाई करते करते कुछ छींटे उसके आंखों में चले गई और इस माध्यम से उसकी जो आँख थी, उसकी आँख एक खराब हो चुकी थी। उस आँख से उसको दिखना बहुत ही असंभव हो गया था, इसलिए उस आँख का वो ऑपरेशन करना चाहता था। लेकिन पुलिस का सख्त पहरा होने की वजह से या बाहर पुलिस की सिक्योरिटी होने की वजह से वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाता था। इसी बात का फायदा एसटीएफ चीफ जो विजय कुमार थे, इन्होंने लिया और ऑपरेशन कुकुन जो था वो उन्होंने लॉन्च किया। इस प्लान के तहत, इस ऑपरेशन के तहत सबसे पहले एक एम्बुलेंस तैयार किया गया। उस एम्बुलेंस को जो एरिया था, जिस इलाके में वो घूमता था, उस एरिया में एक एम्बुलेंस हमेशा या 2 या 3 महीने के लिए घुमाई गई, जहां के लोगों को लगे कि ये जो एम्बुलेंस है, ये सरकार की तरफ से आई है और लोगों को समाज सेवा के लिए यहाँ पे घूम रही है। इस तरह से उस एम्बुलेंस में एक डॉक्टर और जो कंपाउंडर, एक गाड़ी का जो वाहन चालक, ये सभी एक जो गाड़ी का ड्राइवर था और जो उसका एक जो क्लीनर था, ये जो थे एसटीएफ के लोग थे। बाकी के जो डॉक्टर वगैरह थे वो सब लोग वो ओरिजिनल डॉक्टर थे। हालांकि 2 या 3 महीने इस एम्बुलेंस को उस एरिया में घुमाया गया। वीरप्पन के लोगों ने भी इस एम्बुलेंस की जानकारी ली, लेकिन 2-3 महीने से जो समाज उपयोगी और जो कई हेल्थ के कार्यक्रम देख के वीरप्पन को ये पता चल गया, इसको ये कंफर्म हो गया उसको कि ये जो एम्बुलेंस है ये सच में सरकार की सेवा देने के लिए आई है। और इस माध्यम से
वीरप्पन को एक विश्वास दिलाया गया कि ये जो एम्बुलेंस है, ये जो आरोग्य सेवा जो है, ये लोगों के भलाई के लिए है। और इसी तरह इस प्लान के आगे की कड़ी आप सुनिए। तो वीरप्पन को एक मुखबिर के माध्यम से, हालांकि विजय कुमार ने अपने जो मुखबिर थे वीरप्पन के गैंग में शामिल कर दिए थे। वीरप्पन को एक मैसेज पहुंचा गया कि वीरप्पन को अपने आँखों का इलाज कर लेना चाहिए और अपनी जो बेटियां है, हालांकि उसकी बेटियां, उसकी बीबी हालांकि शहर में रहती थी, अब वो जंगल में नहीं रहती थी, तो एक मैसेज उस तक पहुंचाया गया कि वीरप्पन को अपने आँख का इलाज कर लेना चाहिए। तो यही बात वीरप्पन को समझी। हालांकि वीरप्पन की जो गैंग थी वो धीरे धीरे कम हो चुकी थी और वीरप्पन भी, उसकी जो उम्र थी वो ढलती जा रही थी। करीबन 52 साल की उसकी उम्र थी जब वो मारा गया। तो इस उम्र में उसके आँखों का जो प्रॉब्लम अधिक बढ़ गया था, इसलिए उसने सोचा कि उसको डॉक्टर के पास जाके उसका ऑपरेशन का इलाज, आँख का इलाज ज़रूर करना चाहिए। इसी प्लान के तहत वीरप्पन को जंगल से बाहर लाके ही उसको ख़त्म किया जा सकता था। इसी हालांकि वीरप्पन को मारने के लिए एक एम्बुलेंस को तैयार किया गया और उस एम्बुलेंस में जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर को, जो कि एसटीएफ का जो कमांडर था, और उसके साइड में जो क्लीनर था वो भी एसटीएफ का कमांडर था, दोनों को प्लान के मुताबिक वीरप्पन के जो उसने जो जगह बताया है उस जगह पे पहुंचाया गया और वहां से दोनों वहां एम्बुलेंस में सवार होके वीरप्पन को लेके शहर की ओर आ रहे थे। हालांकि पहले ही प्लान हो चुका था किस जगह एम्बुलेंस को रोकना है, किस जगह स्पीड से एम्बुलेंस चलाना है और कहाँ पे रोकना है, ये पूरा प्लान के मुताबिक तय हो चुका था। और प्लान के मुताबिक वीरप्पन और उसके 3 साथी, वीरप्पन ने अपनी मूछें काट ली थी, हालांकि किसी को नज़र ना आया, किसी को शक न हो कि ये वीरप्पन है। इस वजह से पूरा भेष बदल कर AK-47 से लेस होकर उसके जो 3 साथी थे और वीरप्पन एम्बुलेंस में सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे, चल रहे थे। रात का समय था, दिन था 18 अक्टूबर 2004 का। इस दिन करीबन 9:34 या 35 मिनट का समय था। उस समय पे वीरप्पन की गाड़ी शहर की ओर चल रही थी। हालांकि प्लान के मुताबिक एक चौराहे पे वीरप्पन की जो गाड़ी आ रही थी, जो एम्बुलेंस आ रही थी, उसको रोकना था। उसी चौराहे पे जो ड्राइवर थे उन्होंने वो गाड़ी स्पीड से आती हुई वहाँ पे गाड़ी रोक दी और तुरंत वहाँ से ड्राइवर और जो क्लीनर के जो भेस में जो एसटीएफ के कमांडर थे वो तुरंत वहाँ से भाग गए। और उसी को जो एरिया था वहाँ पे आसपास पूरे एसटीएफ के कमांडोज वहाँ पे लैस थे। जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे ही धड़ाधड़ वहाँ पे जो एम्बुलेंस थी उस पर फायरिंग चालू हो जाती है। और जवाबी कार्रवाई में एम्बुलेंस में जो वीरप्पन के जो लोग बैठे थे वहाँ से भी फायरिंग आती है, लेकिन वहाँ एसटीएफ की जो कमांडोज थे या जो पुलिस कमांडोज थे उनके फायरिंग के सामने वो वीरप्पन के जो 4 या 2-3 लोग जो थे वो वहाँ पे टिक न पाए। और करीबन 20 मिनट ये फायरिंग चली और 338 राउंड फायर करने के बाद 20 मिनट के बाद ये फायरिंग रुकी और एसटीएफ चीफ विजय कुमार वहाँ आखिर में 20 मिनट के बाद वहाँ पहुँचते हैं और दरवाज़ा एम्बुलेंस का खोलते ही वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे 4 लाशें वहाँ पे पड़ी थी। वीरप्पन को शुरुआत में पहचानना ज़रा कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था। हालांकि उसकी पहचान जी थी, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, लेकिन वीरप्पन ने अपनी मूछें काट ली थी क्योंकि उसको इलाज के लिए जाना था, इसलिए उसने अपना भेष बदलने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन कंफर्म खबर थी और खबर इतनी कंफर्म थी कि वो वीरप्पन ही था, आखिर में क्लियर हो गया। वीरप्पन के आंख में एक गोली लगी थी। 338 राउंड फायर करने के बाद वीरप्पन को 3 गोलियां लगी थी। एक उसके आंख में गोली लगी थी, दूसरी गोली उसके सर में लगी थी और तीसरी गोली उसके पीछे की ओर लगी थी। इस तरह के जो साथी थे वो भी वहाँ पे ढेर हो चुके थे। उसके बाद वहाँ पे एक अस्पताल था, वहाँ पे अस्पताल में वीरप्पन के लाश को वहाँ पे लाया गया और वहाँ पे उसकी बीबी थी, वहाँ मुद्दू लक्ष्मी, उसको भी बुलाया गया। उसने हालांकि अपने पति को पहचान लिया और इस तरह से वीरप्पन का वहाँ पे खात्मा हो गया। वीरप्पन तो मर गया, लेकिन वीरप्पन की मौत की खबर सुनकर लोगों में सन्नाटा छा गया। उनको आज भी यकीन नहीं हो रहा था, उसी दिन भी यकीन नहीं हो रहा था कि वीरप्पन मर चुका है। कुछ गाँव में तो फटाके भी फूटे, इस तरह की भी बातें सामने आई। वीरप्पन की मौत की एक दूसरी भी कहानी लोगों के सामने आ रही है, जो कि ये जो अभी की कहानी ये तो एसटीएफ कमांडोज के माध्यम से, एसटीएफ के माध्यम से अपने को पता चली थी, लेकिन एक कुछ नई कहानी भी ये आती है कि वीरप्पन को पुलिस ने 4 दिन के पहले ही पकड़ चुके थे।
हालांकि वीरप्पन की जो टीम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इसके वजह से वीरप्पन थक चुका था और उसने सरेंडर कर चुका था। वीरप्पन ने सरेंडर कर लिया था और एसटीएफ की टीम ने उसको 4 दिन लगातार टॉर्चर करके उससे पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली और आखिर में पूरा प्लान बनाकर उसको एम्बुलेंस में रखकर बाकायदा मीडिया को बुलाकर फायरिंग वायरिंग करके पूरा ये प्लान रचा गया, ऐसा भी कुछ लोगों का कुछ कहना था। तीसरी मौत की एक तीसरी भी कहानी सामने आती है। वो कहानी इस तरह है कि वीरप्पन को जो एलटीटी की चीफ थे प्रभाकरण, इसका बड़ा वो फैन था और वीरप्पन को एलटीटी चीफ प्रभाकरण को मिलने की काफ़ी इच्छा थी और पुलिस के मुखबिर के माध्यम से पुलिस ने एक जाल बिछाया था। उस जाल के माध्यम से वीरप्पन को प्रभाकरण से मिलने का एक लालसा दिखाई गई और इस माध्यम से वीरप्पन को जंगल के बाहर लाने का वो भी एक कारण था। इस तरह से भी कुछ बातें कही जाती है, आखिर वो फिल्मों में भी ये सब कुछ दिखाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग 3 बातें वीरप्पन के मौत के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि वीरप्पन की मौत किसी भी तरह हो, लेकिन ये खूंखार आदमी था, जो कि खूंखार एक वैसी दरिंदा था जिसकी मौत होना एक आम सरकार के लिए और आम आदमियों के लिए एक राहत भरी बात थी। हालांकि वीरप्पन के मौत के बाद उस जो एरिया था, उस एरिया में काफ़ी तमाम जो गांव के लोग थे उन्होंने सर्चिंग चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ वीरप्पन ने काफ़ी सारी दौलत वहाँ पे इकट्ठा की थी और ये सारी दौलत उस जंगल में वीरप्पन ने अपने कुछ निशानदेही पर या कुछ निशान छोड़कर उसने वो ज़मीन में गाड़ के रखे थे। हालांकि एसटीएफ ने भी काफ़ी खोजबीन की, उनको आखिर वहाँ पे कुछ मिला नहीं। आखिर कुछ लोगों को उसकी संपत्ति भी मिली, लेकिन वो जो वीरप्पन ने जो ज़मीन में गाड़ के जो संपत्ति रखी थी, उस संपत्ति का आखिर क्या हुआ, ये आज तक कभी खुलासा नहीं हो पाया। वीरप्पन की क्रूरता की कहानी आज भी चर्चाएं होती है। आज कम से कम 20-22 साल हो गए इस घटना को, लेकिन उसकी जो दहशत थी वो आज भी लोगों के जुबान पे है। वीरप्पन को आत्मसमर्पण के लिए भी काफ़ी कोशिश की गई। वहाँ पे एक ऑफिसर थे श्रीनिवास करके, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि वीरप्पन आत्मसमर्पण करे। जो वीरप्पन का जो गांव था, जिसका गांव का नाम था स्वामीनाथन, इस गांव में जाकर उन्होंने उसके वीरप्पन के माता पिता और उसके बीबी और उसके बहन के साथ काफ़ी चर्चा की, गांव के लोगों को काफ़ी बातें बताई और वीरप्पन की वजह से इस गांव का किस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है, इस गांव के लोगों को उसने बहुत सोच समझ के उनको कन्विंस करने का कोशिश किया और इसके वजह से वीरप्पन भी सरेंडर के लिए तैयार हो गया। गांव के लोगों ने वीरप्पन और श्रीनिवास की जो मुलाकात थी वो करने की योजना बनाई। जो श्रीनिवासन जो ऑफिसर थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि वीरप्पन सरेंडर करे। जब वीरप्पन को मिलने श्रीनिवासन गए थे, उनसे काफ़ी अच्छी सी उसने बातचीत की, लेकिन वीरप्पन ने श्रीनिवास का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उस सर के साथ काफ़ी दिनों तक वो फुटबॉल खेल रहा था। इस तरह की भी बातें कुछ सामने आई थी। हालांकि वीरप्पन काफ़ी गुस्सा हो चुका था कि श्रीनिवासन उसके गांव के लोगों में उसके प्रति जहर घोल रहा था, उसके प्रति भड़का रहा था, ये उसको काफ़ी गुस्सा था और उसने श्रीनिवासन का कत्ल कर दिया। हालांकि ये जो क्रूरता, भयानक क्रूरता देख के आसपास के गांव के लोग या फिर जो पुलिस फोर्स के लोग थे वो भी काफ़ी सदमे में आ चुके थे। वीरप्पन के मरने के बाद उसकी एक कुंडली भी उनके पास मिली, जहाँ पे लिखा था कि वीरप्पन 60 साल के बाद में भी अगर नहीं मरा तो उसकी उम्र कम से कम 70 साल तक बढ़ जाएंगी, 70 साल तक उसे कोई नहीं मार पाएगा, ऐसे उस कुंडली में लिखा गया था। लेकिन उम्र के 52वें साल में ही वीरप्पन का खात्मा हो चुका। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आपको इस कहानी के माध्यम से ये तो पता चल गया होगा कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका अंत कभी ना कभी आता है। तो मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार एक नई क्राइम कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक नमस्कार।